हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12 का चैप्टर नंबर 10 पढ़ेंगे, डेट इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज। ये इसका पार्ट 6 है। रिमेनिंग पार्ट के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप वहां जाकर के देख सकते हैं। इस वीडियो का लर्निंग कॉन्सेप्ट है ए स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। इस वीडियो में आज हम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मेट समझेंगे एंड उसके अंदर आने वाली सभी हेडिंग्स का मीनिंग समझेंगे। सबसे पहले हम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मेट देखते हैं। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर सबसे पहले हम कंपनी का नाम लिखेंगे, देन हम हेडिंग लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च देन ईयर। उसके बाद हम सभी हेडिंग्स को पुट करेंगे। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के टोटल 4 कॉलम होते हैं, जिसके अंदर हम फर्स्ट कॉलम में पर्टिकुलर्स लिखते हैं, सेकेंड कॉलम में नोट नंबर, थर्ड कॉलम में करंट ईयर एंड फोर्थ कॉलम में प्रीवियस ईयर। एंड देन हम सभी हेडिंग्स को लिखेंगे। सबसे पहले आपका आएगा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, देन सेकंड आएगा अदर इनकम्स, देन थर्ड इज टोटल रेवेन्यू। टोटल रेवेन्यू निकालने के लिए आप रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन एंड अदर इनकम को ऐड करते हैं। ऐड करने से आपका टोटल रेवेन्यू आता है। देन फोर्थ है एक्सपेंसेस, जिसके अंदर हम कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम लिखते हैं, then purchase of stock in trade, then third is change in inventories of finished goods, work in progress and stock in trade, then fourth employee benefit expenses, fifth finance cost, sixth depreciation and amortization expenses and seven other expenses। ये सभी expenses की categories हैं जिसको आपको इन्हीं ऑर्डर में लिखना है। इन सभी expenses को ऐड करने से आपका total expense आएगा। देन आपकी फिफ्थ हेडिंग आएगी प्रॉफिट बिफोर टैक्स, जिसको निकालने के लिए आप टोटल रेवेन्यू में से टोटल एक्सपेंसेस को लेस करेंगे। देन इसके बाद आप टैक्स लिखेंगे। प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से अगर आप टैक्स लेस करते हैं तो आपका आता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, और इस तरह आपका प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट कंप्लीट होता है। तो ये आपका फॉर्मेट है। नाउ हम एक एक करके सभी का मीनिंग देखेंगे। सबसे पहले रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, जिसका मीनिंग है इट इज द रेवेन्यू अर्न फ्रॉम बिजनेस एक्टिविटीज ऑफ द कंपनी। वो रेवेन्यू जो आप कंपनी की बिजनेस एक्टिविटीज से अर्न करते हैं उसको हम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कहते हैं। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के अंदर हम इन सभी को लिखते हैं, जिसमें फर्स्ट है रेवेन्यू फ्रॉम सेल, जिसमें से आप सेल्स रिटर्न को लेस कर देंगे। देन सेकेंड इज रेवेन्यू फ्रॉम सेल ऑफ सर्विसेज, जो आपको नेट लेना है। एंड थर्ड सेल ऑफ स्क्रैप, और अगर आपने कोई एक्साइज ड्यूटी कलेक्ट की है तो उसको आप लेस कर देंगे। इन सभी को ऐड करने से जो आपका अमाउंट आएगा उसी को हम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कहते हैं। और हम सिंपल वर्ड्स में कह सकते हैं कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और कुछ नहीं, सेल्स को कहा जाता है, जो कंपनी अपने गुड्स को सोल्ड करने से अर्न करती है। द नेक्स्ट है आपका अदर इनकम, जिसका मीनिंग है अदर इनकम इज द रेवेन्यू दैट इज नॉट अर्न फ्रॉम बिजनेस एक्टिविटीज। वो इनकम और रेवेन्यू जो कंपनी बिजनेस एक्टिविटीज से अर्न नहीं करती है उसी को हम अदर इनकम कहते हैं। अदर इनकम में इन सभी को इंक्लूड किया जाता है, जिसमें फर्स्ट है इंटरेस्ट इनकम, सेकंड डिविडेंड इनकम, थर्ड गेन ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, जिसमें अगर आपको इन्वेस्टमेंट सेल करने से कोई लॉस होता है तो उसे आप लेस कर देंगे। एंड फोर्थ रेवेन्यू फ्रॉम अदर फाइनेंशियल सर्विसेज। इसके अलावा और भी अदर इनकम्स होती हैं, जिसके अंदर हम इन सभी को इंक्लूड करते हैं, जिसके एग्जांपल हैं रेंट रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, ट्रांसफर फी, सन्ड्री क्रेडिटर्स रिटर्न बैक, एक्सेस प्रोविजन फॉर बैड डेट्स रिटर्न बैक, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, सेल ऑफ मिसलेनियस आइटम्स, रेवेन्यू फ्रॉम प्रोजेक्ट कंसल्टेंसी, फीस रिसीव्ड फ्रॉम अरेंजिंग लोन्स, रिफंड ऑफ इनकम टैक्स एंड प्रायर पीरियड इनकम। इन सभी को अदर इनकम कहा जाता है। यहां पर एक नोट है जो आपको याद रखना है, विच इज अगर आपकी कंपनी फाइनेंस कंपनी है तो उस केस के अंदर इंटरेस्ट इनकम, डिविडेंड इनकम, गेन ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड रेवेन्यू फ्रॉम अदर फाइनेंशियल सर्विसेज को रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कहा जाएगा। इसका मतलब अगर आपकी कंपनी फाइनेंस कंपनी है तो आप इन चारों को रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में लिखेंगे। अदरवाइज इन चारों को आप अदर इनकम में लिखेंगे अगर आपकी कंपनी
नॉन फाइनेंसिंग कंपनी है तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। द नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इज एक्सपेंसेस, जिसमें फर्स्ट है कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, जिसका मीनिंग है कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड मीन्स कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल्स एंड अदर मटेरियल्स कंज्यूम्ड इन मैन्युफैक्चरिंग द गुड्स। इसका मतलब है कि वो रॉ मटेरियल जिसका यूज आप गुड्स को मैन्युफैक्चर करने में करते हैं उस पर लगने वाली कॉस्ट को हम कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम कहते हैं। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस नेट परचेजेस ऑफ मटेरियल्स माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। ये फॉर्मूला आपको अच्छे से याद रखना है। इस फॉर्मूले को हमने चैप्टर नंबर 6 नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में भी डिस्कस किया है। अगर आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन को सीखना है तो आप चैप्टर नंबर 6 नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन देख सकते हैं। द नेक्स्ट है परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, जिसका मीनिंग है द टर्म स्टॉक इन ट्रेड मीन्स गुड्स परचेज फॉर रीसेलिंग। इसका मतलब है कि वो गुड्स जो आप परचेज करते हैं रीसेल करने के लिए उसको हम परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड में इंक्लूड करते हैं। यहाँ आपको अच्छे से याद रखना है कि अगर आप गुड्स को परचेज करके डायरेक्टली सोल्ड करते हैं बिना उसमें कोई ऑल्ट्रेशन किए तो उसको परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड में इंक्लूड किया जाएगा। अदरवाइज अगर आप कोई गुड्स परचेज करते हैं और उसमें कुछ ऑल्ट्रेशन करने के बाद उसे सोल्ड करेंगे तो उस केस में उस स्टॉक को कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम में लिखा जाएगा। द नेक्स्ट है चेंज इन इन्वेंट्रीज ऑफ फिनिश्ड गुड्स, वर्क इन प्रोग्रेस एंड स्टॉक इन ट्रेड। इसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है सबसे पहले आप ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ फिनिश्ड गुड में से क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ फिनिश्ड गुड्स को लेस करेंगे जिससे आपका नेट फिनिश्ड गुड्स आएगा। इस तरह आप ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस में से क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस को लेस करेंगे जिससे आपका नेट वर्क इन प्रोग्रेस आएगा। एंड ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ स्टॉक इन ट्रेड में से क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ स्टॉक इन ट्रेड को लेस करेंगे। लेस करने से आपका नेट स्टॉक इन ट्रेड आएगा। सभी के नेट अमाउंट निकालने के बाद आप इन सभी को ऐड करेंगे। ऐड करने से जो आपका अमाउंट आएगा उसको आप इस हेडिंग में लिखेंगे विच इज चेंजेस इन इन्वेंट्रीज ऑफ फिनिश्ड गुड्स, वर्क इन प्रोग्रेस एंड स्टॉक इन ट्रेड। इस हेडिंग का सिर्फ फॉर्मूला ही है जो आपको याद रखना है। द नेक्स्ट है एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस होते हैं जो एक कंपनी अपने एम्प्लॉयज पर स्पेंड करती है जिसके अंदर हम वेजेस, सैलरीज, बोनस एंड लिव इन इनकैशमेंट को इंक्लूड करते हैं। इसी तरह हम कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड एंड अदर फंड्स लाइक ग्रेचुइटी फंड एंड सुपर एनुएशन फंड एक्सेट्रा को भी इंक्लूड करते हैं। एंड इसमें हम स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंसेस सच एज कैंटीन एक्सपेंसेस, मेडिकल एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस ऑन एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम एंड एम्प्लॉय स्टॉक परचेज प्लान सभी को इंक्लूड किया जाता है। ये सभी एक्सपेंसेस कंपनी एम्प्लॉयज पे करती है इसलिए इसे एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस में इंक्लूड किया जाता है जो आपको अच्छे से याद रखना है। द नेक्स्ट इज फाइनेंस कॉस्ट। फाइनेंस कॉस्ट को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है जिसमें फर्स्ट है इंटरेस्ट एक्सपेंसेस एंड सेकंड इज अदर बोरोइंग कॉस्ट। इंटरेस्ट एक्सपेंसेस के अंदर हम इंटरेस्ट पेड ऑन टर्म लोन फ्रॉम बैंक, interest paid on overdraft and cash credit limit from bank and interest paid on debentures, bonds and public deposit को इंक्लूड करते हैं। अगर आप लोन, ओवरड्राफ्ट, कैश क्रेडिट, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स और पब्लिक डिपॉजिट पे इंटरेस्ट पेड करते हैं तो उस केस में इन सभी इंटरेस्ट को इंटरेस्ट एक्सपेंस कहा जाएगा। इसी तरह अदर बोरोइंग कॉस्ट के अंदर हम डिस्काउंट और लॉस ऑन इश्यूड डिबेंचर रिटर्न ऑफ, प्रीमियम पेबल ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स रिटर्न ऑफ, लोन प्रोसेसिंग चार्जेस, गारंटी चार्जेस, कमिटमेंट चार्जेस एंड कमीशन पेड फॉर डिपॉजिट मोबिलाइजेशन को इंक्लूड किया जाता है। और कलेक्टिवली इंटरेस्ट एक्सपेंस एंड अदर बोरोइंग कॉस्ट को हम फाइनेंस कॉस्ट के अंदर इंक्लूड करते हैं। द नेक्स्ट इज डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस। सबसे पहले हम डेप्रिसिएशन का मीनिंग देखते हैं विच इज कॉस्ट ऑफ टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स रिटर्न ऑफ। इसका मतलब है कि अगर आपकी टेंजिबल फिक्स्ड एसेट की वैल्यू में कोई रिडक्शन होता है तो उस केस में उस रिडक्शन को डेप्रिसिएशन कहा जाएगा।
एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस का मीनिंग है कॉस्ट ऑफ इंटेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स रिटन ऑफ। इसका मतलब है कि अगर आपकी इंटेंजिबल फिक्स्ड एसेट की वैल्यू में कोई रिडक्शन होता है तो उस रिडक्शन को अमोर्टाइजेशन कहा जाएगा। तो यह इन दोनों ही केसेस में फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू कम हो रही है। जितनी भी फिक्स्ड एसेट की वैल्यू कम होती है उस वैल्यू को ही हम डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन कहते हैं। फर्क यह है कि डेप्रिसिएशन का यूज टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स के लिए किया जाता है, जबकि अमोर्टाइजेशन का यूज इंटेंजिबल फिक्स्ड एसेट के लिए किया जाता है। इन दोनों को ही आपको अच्छे से याद रखना है। एंड लास्ट टर्म इज अदर एक्सपेंसेस। अदर एक्सपेंसेस वो एक्सपेंस होते हैं जिनको आप इससे पहले डिस्कस किए हुए किसी भी एक्सपेंस की कैटेगरी में नहीं लिख सकते हैं। इसके एग्जाम्पल ये हैं, ये सभी एक्सपेंस वो एक्सपेंस हैं जिनको आप अदर एक्सपेंस के हेड में इंक्लूड करेंगे। इन सभी एक्सपेंस को इससे पहले डिस्कस की गई किसी कैटेगरी में नहीं लिख सकते हैं, इसलिए इन्हें अदर एक्सपेंस के अंदर इंक्लूड किया जाता है। और इस तरह आपके सभी टर्म्स कंप्लीट होते हैं। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए। फॉर मोर वीडियोज सब्सक्राइब माई चैनल सक्सेस ईट। आप इस चैप्टर के नोट्स के लिए मुझे व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हैं। साथ ही आप मुझे फॉलो कर सकते हैं ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम फॉर क्वेश्चन, क्वायरीज एंड अपडेट्स के लिए, एंड क्लिक ऑन बेल आइकन फॉर डेली अपडेट्स। थैंक यू।